दोस्तों, हम वही होते हैं जो हमारी सोच ने बनाया होता है। जैसी हमारी सोच और विचार होता है, वैसा ही होता है हमारा स्वास्थ्य और मन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है और इसीलिए कहते हैं स्वस्थ मन खुशहाल जीवन। इसी सोच और विचार के साथ आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। स्वीकार करें डॉक्टर कोमल कौशिक का प्रणाम। हेलो डॉक्टर में हम बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, उनके समाधान और जागरूकता के बारे में। और आज का हमारा विषय है सर्दियों में आयुर्वेद आचार और विचार। इस पर चर्चा करने के लिए आइए हम सब मिलकर के स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर CR यादव, जो कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में डीन रिसर्च एंड HOD सीनियर कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे दर्शकों से हम निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप डॉक्टर साहब से कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न करना चाहते हैं तो हमसे बात कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0141 270 4999, 0141 270 4098। डॉक्टर साहब, हम हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में, जैसा कि हमारा विषय भी है, सर्दियों में आयुर्वेद आचार और विचार। अगर हम दिन की शुरुआत की बात करें या कहें दिन भर की एक दिनचर्या सर्दियों में किस प्रकार आयुर्वेद के अनुसार होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे जितनी सारी ऋतुएं हो सकती हैं। आयुर्वेद में 6 तरीके की ऋतुएं मानी हैं, वो सारी ऋतुएं हमारे देश के अंदर मिलती हैं। आपने बात कही कि किस तरीके से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। आयुर्वेद का जहाँ तक संबंध है, आप देखेंगे कि उसमें 2 तरीके की चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। एक है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, यानी कि आपको रोग हो ही ना, और दूसरा है आपका क्यूरेटिव एस्पेक्ट। और जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है वो है आपकी दिनचर्या और ऋतुचर्या। दिनचर्या का मतलब है कि आप सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक आपका किस तरीके का खान पान और रहन सहन होना चाहिए, ये सारी प्रक्रियाएं उसके अंदर आती हैं। और वो शुरू होती है सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। अब ब्रह्म मुहूर्त को लेकर के सवाल आता है कि ब्रह्म मुहूर्त किसको कहें, तो इसका बहुत आसान सा एक समाधान है कि सूर्योदय से पहले 45 मिनट से लेकर 1.5 घंटे का जो समय होता है वो आपका ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उस समय जो वातावरण है उसके अंदर पोल्यूशन की कमी बहुत ज़्यादा रहती है और नेक्टर ऑक्सीजन उस समय उपलब्ध होती है, तो वो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद आपको अपने शरीर को देखना होता है, जैसे कहा कि जीर्ण अजीर्ण निरूपण, यानी कि जो आपने भोजन रात को लिया है उस भोजन की स्थिति किस तरीके की है। और उसके बाद जो आपके दैनिक क्रियाक्रम है, यानी कि शौच है, दातून है। लेकिन खाने को लेकर के विशेष रूप से आयुर्वेद में बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि भोजन को केवल हमारे शरीर का पोषण ही नहीं बताया, उसको शरीर के लिए सबसे बड़ी औषधि के रूप में भोजन को बताया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो भोजन है वो महाऔषध है। तो उसके अंदर जब सुबह के अगर भोजन की बात करें तो उन्होंने कहा कि सुबह का जो भोजन है वो उठने के 2 घंटे के अंदर आपको सुबह, जिसको ब्रेकफास्ट करके भी आजकल बोलते हैं, वो होना चाहिए। फिर दोपहर का भोजन, लेकिन एक नियम इसके अंदर ध्यान रखने की चीज़ होती है, और उसमें कहा कि याम मध्य न भोक्तव्यम याम युग्मम न लंघयेत। इसका मतलब ये है कि याम का मतलब होता है 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे के अंदर आपको दोबारा से जो फुल मील है वो नहीं लेना है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो 6 घंटे को क्रॉस कर जाए, यानी कि 6 घंटे के अंदर आपको फिर कुछ ना कुछ लेना होता है। तो इस तरीके की आप अगर चर्या का पालन करते हैं तो आप स्वस्थ रहने की आपकी संभावनाएं काफ़ी अच्छी रहती हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। आपने सोने और जगने की और साथ ही आपने खाने की जो आपने समय सारणी बताई कि कब कितनी देर से ड्यूरेशन से हमको खाना खाना चाहिए, इसी में हम जानना चाहेंगे आयुर्वेद अनुसार सर्दियों में डाइट के अंदर विशेष रूप से हमको किन चीज़ों को खान पान में शामिल करना चाहिए जिससे हमको स्वास्थ्य में लाभ मिले। और वैसे भी कहा जाता है कि सर्दियों का खाया साल भर काम आता है, और कौन सी ऐसी चीज़ है डाइट में जो हमको अवॉइड करना चाहिए? ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही, और जिसका जैसे कहे ना सार रूप में यही बात है कि सर्दियों का खाया हुआ पूरे साल भर हमारे काम में आता है। और इसका एक बहुत ही वैज्ञानिक इसका आधार भी है, और वो ये है कि शरीर में जो भी आहार हम लेते हैं वो मेनली हमारी अग्नि जो है वो उसके पाचन का काम करती है।
और आयुर्वेद ये मानता है कि सर्दी की ऋतु के अंदर, और सर्दी में किसको शामिल करते हैं हम, शरद बसंत और शिशिर को, शरद हेमंत और शिशिर को, इसमें विशेष रूप से अग्नि बहुत प्रबल होती है। तो यानी कि आप इसके अंदर जितने सारे भी जो गुरु आहार हैं और मात्रा में भी, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से आहार की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। वो मात्रा भी अगर आप लेंगे तो आपके शरीर के अंदर उसका पाचन बहुत अच्छे तरीके से होगा। इसमें अगर आप देखें तो जितने सारी भी दूध और दूध से बनी हुई वस्तुएं, लेकिन इन सब चीज़ों को सुनने से पहले सारे दर्शक एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि वो इनमें से अपने रोग और अपने शरीर की स्थिति के अनुसार भी निश्चय करें। लेकिन आयुर्वेद में कहा कि जितने सारे भी दूध और दूध से बनी हुई वस्तुएं हैं उन सब चीज़ों को इसके अंदर सेवन कर सकते हैं। जैसे हलवा है, खीर है, पूरी है ना, और जितने सारे भी ड्राई फ्रूट से बनी हुई चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। एक जो इस सीजन के अंदर सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होती है कि हमारे को सब्जियों की, यानी कि जो वेजिटेबल्स हैं उसकी बहुत सारी वैरायटी मिलती है, और उन एक एक सब्जियों का भी अगर विवेचन करें तो हम पाएंगे कि जितने सारे भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की और विटामिन्स की हमारे शरीर के अंदर ज़रूरत होती है, वो सारे के सारे तत्व इन सभी सब्जियों को अगर हम देखें तो उसके अंदर उस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। फलों को भी देखें तो जितने सारे भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड फल हैं जो कि शरीर के अंदर ताकत देते हैं वो सारे के सारे इस सीजन के अंदर अवेलेबल होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको अगर शरीर की शक्ति, केवल शारीरिक शक्ति की बात नहीं कर रहा मैं, इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, अगर उस क्षमता को भी बढ़ाना है तो ये जो सीजन है जिसको सर्दी के सीजन के रूप में या हम हेमंत, शिशिर और शरद के रूप में काउंट करते हैं, उसको अगर हम लें तो उसके अंदर उस इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। उसमें आप अपने, फिर मैंने कहा जैसे शरीर की अवस्था, रोग की अवस्था और देश काल का विचार करके, देश काल का विचार कैसे, कुछ एरिया ड्राई एरिया हैं, कुछ एरिया थोड़े से वेट एरिया हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई कोस्टल रीजन का कोई व्यक्ति सुन रहा हो तो वहाँ पे वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी देश के अनुसार। तो उसमें आपको कौन से गोंद से बनाना है, मेथी से बनाना है, अजवाइन से बनाना है, उस तरीके से आप लड्डू भी तैयार कर सकते हैं। एक जैसे अभी आप देखेंगे जो मकर संक्रांति का त्यौहार भी अभी गया है, उसके अंदर आप, बीच में आपको रोकना चाहूँगा, एक दर्शक हमारे फ़ोन कॉल पे हैं, एक बार उनका प्रश्न ले लेते हैं। और राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम। डॉक्टर साहब, मैं, आपका नाम क्या है, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं एहतराम बादू बोल रहा हूँ, पीली बंगा से सर। श्री गंगानगर, पीली बंगा। अच्छा जी जी। डॉक्टर साहब, रोटी सुबह 2 खाता हूँ तो यूँ लगती है जैसे पेट भरा भरा है, फिर भूख ही नहीं लगती पूरे दिन। जी, बेसिकली इनका प्रश्न है कि जब वो काफ़ी कम खाना क्वांटिटी में लेते हैं उसके बाद भी इनको पेट भरा हुआ लगता है। मे बी रिफ्लेक्स, जीआई रिफ्लेक्स की, एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। इसमें बहुत अच्छा हितराम जी जो आपने बात कही, ये अगर हम देखें, जैसे अभी मैं बता रहा था कि ये जो सीजन है उसके अंदर हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी या अग्नि सबसे अच्छी होती है, लेकिन आपके शरीर के अंदर वो उल्टा हो रहा है। तो जैसा अभी डॉक्टर कौशिक साहब ने भी बताया कि हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर पाचन से संबंधित और सारी प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा था ना, सुबह अगर आप उठें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको जीर्ण अजीर्ण, यानी कि शाम का खाना पचा या नहीं पचा, उसका विवेचन जरूर करना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि शाम का खाना हमारा पचा नहीं और हम दोबारा उस समय के ऊपर आहार ले लेते हैं, तो उससे एसिडिटी वाली जो परेशानी है, अजीर्ण की जो परेशानी है, आयुर्वेद में एक आद्यमान करके भी बोला है, ऐसे तो अजीर्ण के भी बहुत सारे प्रकार बताए हैं, तो वो सारी दिक्कत रही होंगी। तो आप एक काम करें कि जो भी आपके नज़दीक में कोई आयुर्वेदिक विशेषज्ञ है, एक बार उनसे मिलें, वो आपके शरीर की जाँच करके इसका पता करेंगे कि ये जो आपको भूख कम लग रही है उसका क्या कारण है। हेतराम जी, शायद आपके प्रश्न का समाधान हो गया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम हमारी चर्चा को बढ़ाते हैं। हमने खान पान की बात की, उसकी समय सारणी की बात की। अब हम सर्दियों में होने वाली मुख्य समस्याओं को और बीमारियों का अगर जिक्र करें तो विशेष रूप से देखने में आता है सर्दियों में नज़ला और जुखाम, जो अक्सर बच्चों को बहुतायत में देखने को मिलता है। तो नज़ला और जुखाम ना हो, इसके लिए प्रिवेंटिव हम क्या कर सकते हैं? अगर हो गया है तो हम जल्दी उससे कैसे निजात पा सकते हैं? ये मैंने कहा कि सर्दी सबसे अच्छा सीज़न है, और जैसे कहते हैं ना कि अगर शरीर की शक्ति को देखें, इम्यूनिटी को देखें, तो मुझे इसमें भी गुरेज नहीं है कि ये सारे जैसे जो ऋतुएं हैं उनका राजा होता है कि हमारे शरीर के लिए इतना बेनिफिशियल होता है, लेकिन हर बार ऐसा ही हो ऐसा नहीं होता है। अगर हमने फिर भी हमारा खान पान और रहन सहन के अंदर सावधानियाँ नहीं बरती तो ये जो वरदान है वो कई बार हमारे लिए अभिशाप हो सकता है।
और उसका कारण है कि अगर आप देखेंगे केवल नज़ला और बुखार की बात नहीं है, श्वसन तंत्र को अगर देखें तो जैसे आपने कहा बार बार जुकाम लगना, गले में खराश होना, और आपको अस्थमा वाली जो प्रॉब्लम है, इन सब प्रॉब्लम, खांसी की जो प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको इस ऋतु के अंदर हो सकती हैं। स्किन को अगर लें तो आप देखेंगे ड्राई स्किन है, इचिंग है, कई बार क्रैक्स भी आ जाते हैं जिनको बीवाइयाँ फटना साधारण भाषा में बोला जाता है, वो प्रॉब्लम हो सकती हैं। जोड़ों के दर्द की जो समस्या है, यानी कि स्टिफनेस, यानी कि हमारे हाथ पैर हिलाने के अंदर जकड़ाहट सी महसूस होना और जोड़ों के अंदर दर्द होना, ये प्रॉब्लम इसके अंदर हो सकती है। कार्डियक प्रॉब्लम भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोन होती हैं, जिसमें कई बार आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ते होंगे, टीवी में भी देखते होंगे कि बहुत सारे तरीके के हार्ट अटैक से रिलेटेड जितने केसेज हैं, हाथ पैरों का सुन्न पड़ना, उतने सारे केसेज हैं। बीपी की, हाइपरटेंशन वाले रोगियों के लिए भी ये बहुत सतर्कता का समय होता है। तो इस तरीके से देखें तो सारे सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस सीजन के अंदर हो सकते हैं। लेकिन आपका सवाल जो था वो था कि नज़ला और जुकाम को लेकर के, नज़ला और जुकाम को लेकर के देखें, आप देखेंगे इस सीजन के अंदर ड्राइनेस होती है, और जो ही ड्राइनेस होती है तो इन्फेक्शन को कैरी करने का या इन्फेक्शन होने का वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपकी जो डेली जो रूटीन है उसके अंदर आपको प्रतिमर्श नस्य, प्रतिमर्श नस्य क्या होता है? नस्य दो तरीके का होता है, एक होता है प्रतिमर्श नस्य और एक होता है नस्य। नस्य के अंदर तो थेरेपेटिक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, लेकिन जो प्रतिमर्श नस्य होता है वो एक स्वस्थ आदमी रोजाना डेली बेसिस पे यूज कर सकता है, और उसमें करना कुछ नहीं होता। आपको तिल तेल अगर घर में है तो तिल तेल की एक एक बूंद नहाने के बाद दोनों आपके जो नाक है उनके इनके छिद्रों के अंदर डालनी है। तिल तेल अगर घर के अंदर अवेलेबल नहीं है तो आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। सरसों का तेल भी अगर अवेलेबल नहीं है तो आप देसी घी या गाय का जो घी मिलता है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, ये जो प्रॉब्लम होती है वो टेम्परेचर वेरिएशन से होती है। कई बार हम होते हैं कि हम चाहे हमारे बिस्तर के अंदर हैं, घर के अंदर हैं, बहुत सारे लोग हीटर वगैरह का भी उपयोग करते हैं और तुरंत वो बाहर चले जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। तो वहाँ पे भी जिनकी इम्यूनिटी कम है उन लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं होती हैं। या कई बार बहुत ज़्यादा ठंड है, उस ठंड के अंदर भी अगर हम बिना पूरे प्रिकॉशंस लिए, प्रिकॉशंस का मतलब पूरी तरीके से कपड़े पहने हुए, सर को ढके हुए, उस तरीके का, या कई बार हम ठंडा पानी जो घर के अंदर अवेलेबल है उसको भी अगर सेवन कर लेते हैं तो हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। अगर प्रॉब्लम हो गई तो ये तो बचाव के तरीके थे। अगर प्रॉब्लम अगर आपको मान लीजिए हो गई है तो बहुत आसान उपाय भी हैं जो हर घर के अंदर उपलब्ध हैं कि अगर आपको केवल खरांश है गले में तो आप गरारे कर सकते हैं, नमक के गरारे कर सकते हैं। नमक के गरारे से ठीक नहीं होता तो नमक के अंदर हल्दी मिला करके भी आप गरारे कर सकते हैं। इसके साथ ही आप खाने के अंदर यानी कि अदरक, आधा चम्मच अदरक का रस और आधा चम्मच शहद का रस, ये मिला करके भी अगर आप व्यक्ति लेता है तो उसको इसके अंदर काफ़ी फ़ायदा होता है। ये आता है यूकेलिप्टिस, जिसको सफ़ेदा भी करके बोलते हैं, काफ़ी बड़ा पेड़ होता है। उसके पत्तों की भाप अगर लेते हैं तो भी इस प्रॉब्लम के अंदर काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। बहुत सारे घरों के अंदर मुलेठी मिलती है, तो मुलेठी को भी पाउडर को अगर शहद में मिला करके हम चाटते हैं और ऊपर से गर्म पानी पीते हैं तो नज़ला जुकाम वाली जो साधारण प्रॉब्लम है उसके अंदर हाँ, लेकिन उसके बाद अगर उसके साथ बुखार आ रही है तो ज़रूर मैं कहूँगा कि आपको चिकित्सक से परामर्श लेकर के उसको दिखाना चाहिए। जी। इसी से जुड़ी हुई आगे की अगर हम बीमारी की बात करें, कॉमनली जो साइनोसाइटिस, साइनस की बीमारी होती है, और अस्थमा, तो सर्दियों में विशेष रूप से उनको सांस लेने में दिक्कत आती है और नाक बंद हो जाती है। तो घर में हम ऐसा कोई क्या क्रियाविधि अपना सकते हैं जिससे वो राहत पा सके? कोई इलाज तो ऑलरेडी पहले से चल ही रहा है। ये भी एक बहुत अच्छा, क्योंकि इस सीजन के अंदर आप देखेंगे अस्थमा के जो मरीज होते हैं। मैं बीच में रोकना चाहूँगा डॉक्टर साहब, हम हमारी बातचीत को आगे जारी रखेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका प्रश्न ले लेते हैं। जी जी जरूर। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ, आपका नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं, स्थान का नाम बताएं। ब्रिजराज, अमृतसर। जी। ब्रिजराज, अमृतसर सर। जी बताइए, आपका क्या प्रश्न है? डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब नमस्कार जी। जी जी नमस्ते। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी जो घरवाली है उसने 2019 में घुटनों का ऑपरेशन कराया था जी। तो 2021 में उसको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो गई, रीढ़ की हड्डी की। तो छल्ला नंबर 1, 2, 3, 4, 5 वो अपसेट हो गए जी, उनमें गैप आ गया।
जी। तो गैप आने के कारण उसका ऑपरेशन कराया। तो ऑपरेशन 50% तो कामयाब हो गया, लेकिन 50% कामयाब नहीं हुआ। जी। लेकिन 2024 में उसको ब्रेन का अटैक भी आ गया। जी। तो ब्रेन का अटैक आने के कारण उसका जो दाहिना पासा है ना, राइट साइड, वो डेड हो गया। जी। तो हमने एक्सरसाइज भी कराई, फिजियोथेरेपी भी कराई, डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन जो दायां हाथ है वो तो चल पड़ा है, धीरे धीरे हौले हौले चल पड़ा है। लेकिन जो दाहिनी टांग है ना, वो टांग इतनी भारी हो गई है कि वो उठाई नहीं जाती। जब गाड़ी में बैठते हैं तो उसको उठाना पड़ता है पकड़कर। जी। इसका कोई इलाज है? जी, बेसिकली इनका प्रश्न है कि स्पॉन्डिलाइटिस का, और शायद इन्होंने ऑपरेशन कराया है, उसके बाद जो सेंसेशन और फीलिंग्स हैं उनमें कैसे ये राहत पा सकते हैं? इनको जो इनका सवाल जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ ना, इसमें 3 कंडीशन इन्होंने बताई कि पहले घुटने का ऑपरेशन कराया था, फिर कमर का ऑपरेशन कराया, उनमें थोड़ा बहुत इनको लाभ रहा, लेकिन बाद में इनको एक और परेशानी का सामना करना पड़ा कि इनके पैरालिसिस हो गया, यानी कि स्ट्रोक इनको आया होगा। तो कई बार ध्यान नहीं रखा होगा, बीपी जैसी प्रॉब्लम, खासकर इस सीजन के अंदर और सर्दी के अंदर आप तो जानते हो कि विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, यानी कि हमारा खून है ना, वो गाढ़ा हो जाता है। तो बीपी के मरीजों को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो आपका सवाल था, जितना मैं समझाऊं, उसमें ये था कि उसमें के अंदर भी इनको कुछ लाभ हुआ, लेकिन पैर की जो स्थिति है वो पैर अभी भी इनका भारी लगता है और वो पूरी तरीके से उसके अंदर ताकत नहीं आ पाई है। तो देखिए, इसके अंदर तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उसको पेशेंट को एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। पेशेंट का एग्जामिनेशन करने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस तरीके का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर तब तक आने में आपको वो लगे तो आप घर के अंदर मालिश वाला जो है वो ज़रूर आप कर सकते हैं। तो तिल के तेल की मालिश आप इसके अंदर बहुत इसके अंदर लाभदायक रहेगी, उसको लेकर के। और एक जो मालिश होती है कि सौंठ का पाउडर बना लीजिए, जो सौंठ हर घर में मिलती है ना, सौंठ का पाउडर बना करके, और उसके अंदर मिलाना कुछ नहीं है, सूखे पाउडर से मसाज करनी है। सूखे पाउडर से मसाज करने के बाद फिर से आपको तिल के तेल की मालिश करनी है। तो ये मैं आपको घर के अंदर जो अभी अभी कर सकते हैं उसको करना है। बाकी आपको अगर आप पॉसिबल संभव है तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आइए, वहाँ पे पंचकर्म विभाग, हमारा विभाग इस चीज़ को देखता है और उसके अंदर बीमारी के हिसाब से और रोगी की स्थिति है उस हिसाब से पंचकर्म डिसाइड किए, पंचकर्म के प्रोसीजर डिसाइड किए जा सकते हैं और निश्चित रूप से फायदा होने की संभावना उसमें रोगी को है। ब्रजलाल जी, आपको अपने प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस बीच एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, जी तो हम उनसे बात करते हैं। हेलो जी सर, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं, स्थान का नाम? जी सर, नमस्कार सर। जी, हेलो, आपका नाम बताएं, किस शहर से बोल रहे हैं? सर मैं इंदौर से बात कर रही हूँ सर। मैं जी, इंदौर क्षेत्र, एमपी इंदौर से। हाँ जी सर जी, मेरा नाम है मोहम्मद वसीम जी। सर ये मतलब मेरे को प्रॉब्लम ये हो रही है सर, मतलब 8-15 दिन से कि मतलब मैं सुबह सो के उठता हूँ तो मेरे सीधे पैर के घुटने में काफी दर्द होता है और मेरे को उठा के रखना पड़ता है, उठा के एक हाथ से पकड़ के मेरे को पैर करना पड़ता है सर। मतलब अभी 8-15 दिन से ऐसी दिक्कत हो रही है सर। जी, आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र है 26 साल। जी, डॉक्टर साहब, एक घुटने में इनको कुछ दिन से समस्या आई है, तो शायद हम कह सकते हैं ये सर्दियों का ही प्रभाव हो सकता है। हाँ, एज भी कम है। जी, जो स्टिफनेस की शायद इन्होंने प्रॉब्लम बताई है। देखिए, ये कई बार तो स्टिफनेस किसी रोग से भी एसोसिएटेड होती है, यानी कि कई बार जैसे आपने देखा होगा ना, आम वात जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी बोलते हैं, वो वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो एक बार तो अपना पूरा प्रोफाइल निकलवा करके उसको अलग करें कि ये विशेष रूप से किस तरीके की। लेकिन हाँ, आपने जैसा कहा ना, सर्दियों के अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके अंदर आपको बहुत जो 3 प्रिकॉशंस आपको लेने हैं कि एक तो अभी शुरुआती स्टेज के अंदर आपको उकड़ू नहीं बैठना है। जैसे उकड़ू स्क्वेटिंग पोजीशन में हम बैठते हैं ना, तो उकड़ू नहीं बैठना है। सीढ़ियाँ चढ़ने से आप परहेज करें और घर के अंदर एक तेल तैयार कर सकते हैं आप। सरसों के तेल को आप अजवाइन के अंदर, मान लीजिए जैसे आपने 100 ml तेल लिया, सरसों का तेल लिया, और उसके अंदर 1 चम्मच आपने अगर अजवाइन डाल के उसको गर्म कर लिया, उसको छान करके रख लीजिए। उस तेल की भी अगर आप मालिश करते हैं तो आपको उसके अंदर बहुत फायदा होगा। साथ ही उस तेल को अरंड के पत्तों पे लगा करके और गर्म करके, और रात को सोते समय अपने घुटनों के ऊपर बांध के ऊपर से सूती कपड़े से लपेटना है। ये जरूर ध्यान रखें, कस के नहीं बांधना है, जस्ट सूती कपड़े से लपेटना है। ये चीज़ भी अगर आप करेंगे तो आपको उसके अंदर फायदा होगा। जहाँ तक घर के अंदर उपलब्ध चीज़ों के अनुसार खाने वाली बात है, तो आप दाना मेथी जो आती है उसकी 1 चम्मच
एक कप गर्म पानी के अंदर भिगो करके रख दें और सुबह उठ करके उसको खा लें, आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा फायदा होने की संभावनाएं लगती हैं। शायद आपके प्रश्न का समाधान मिल गया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम बात करें, जैसे कि हमारे दो दर्शक भी जुड़े, जोड़ों की समस्याएं विशेष रूप से, और सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही इसमें पेन और स्टिफनेस बढ़ जाती है, चाहे वो स्पॉन्डिलाइटिस हुई। आजकल जो प्रोफेशनल वर्कर होते हैं, जो एमएनसीज में काम करते हैं, उनमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुतायत देखा जाता है, और लगातार बैठने के कारण जॉइंट्स के अंदर जो पेन विशेष रूप से बढ़ जाता है सर्दियों में। तो इसके लिए हम दैनिक जीवन में किस तरह के उपाय या जीवन शैली रखें जिससे हम इनसे बच सकें और अपने आप की वर्किंग एफिशिएंसी को बनाए रखें? ये भी एक बहुत वाजिब सवाल भी है और वाजिब समस्या भी है अगर देखें, क्योंकि हम हमारे जॉब को चेंज नहीं कर सकते, ये भी बात सही है। लेकिन जो स्पॉन्डिलाइटिस की आपने एमएनसीज के अंदर भी है, या जितने सारे भी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मीन्स जो कंप्यूटर साइंस है, इनसे रिलेटेड लोग हैं, उनको बेसिकली तो ये पोस्चरल प्रॉब्लम है। तो आप अगर छोटे छोटे इनिशिएटिव लेते हो तो आप इससे बहुत अच्छे से कोप अप कर सकते हो। यानी कि आपकी जो टेबल है या आपका जो कंप्यूटर या जिस पे भी आप काम कर रहे हैं वो आपके आई लेवल पे रहे, जिससे कि आपका पोस्चर एकदम, विशेष रूप से स्पाइनल कॉर्ड का जो पोस्चर है ना, वो बिल्कुल सही रहे। तो उस चीज़ को एक तो आप कर सकते हैं। दूसरा, लगातार सिटिंग को आप थोड़ा सा अवॉइड करें। हम लोग जैसा एडवाइस करते हैं कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप अपनी जगह के ऊपर आप कंधे की बहुत साधारण एक्सरसाइज है, जैसे इसको क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ शोल्डर कर सकते हैं। गर्दन के अंदर मूवमेंट होते हैं, बहुत आसानी से पीछे ले जाएं, साइड में ले जाएं, और इस तरीके के मूवमेंट्स भी आप कर सकते हैं। और इनको करना धीरे है। एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ये जरूर करें, चाहे आप एमएनसीज में काम करते हैं या किसी ऑफिस जॉब में आप काम करते हैं, तो स्ट्रेचिंग को आपको बहुत ज़रूरी तरीके से करना है। कुछ चीज़ें हैं, देखिए ये जो बीमारियां होती हैं ना, ये ऐसे नहीं होती, इनके 2-3 कारण होते हैं। या तो आपका खान पान बिगड़ा है या आपका रहन सहन। तो रहन सहन में तो मैंने बताया कि आप सही तरीके से नहीं बैठ रहे हो, तो आपका रहन सहन गड़बड़ हो गया। अब खान पान के अंदर क्या होता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई, यानी कि 2 ही प्रॉब्लम है, एक तो हड्डी की प्रॉब्लम होगी या आपकी मांसपेशी की प्रॉब्लम होगी। तो आपके खान पान के अंदर हड्डी को मजबूत करने वाली चीजें और मांसपेशी को मजबूत करने वाली चीजें रही। और उसके अंदर मैं एक चीज और बता दूं, बड़ी काम की चीज है, इसलिए मैं कह रहा था कि जो सहजना है, सहजने को आप किसी भी रूप में यूज करें, वो इन प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत अच्छा फायदेमंद हो। जी। डॉक्टर साहब ने सहजन के बारे में बताया। वाकई में ये बहुत ही, हमारे यहाँ वनस्पति इतनी अच्छी धरती पे उपलब्ध है जिसमें 25 गुना मल्टीविटामिन होते हैं, तो आप सभी इसका उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, तो हम उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो, नमस्कार। आपका नाम बताएं, किस शहर से बोल रहे हैं? सर, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। जी। मेरा नाम है सुरेश यादव। जी। सर, मेरे एक प्रॉब्लम रहती है, थोड़ी सी हवा लगते ही मेरा सिर दर्द करने लग जाता है। ये साल भर से होने लगी, मेरी प्रॉब्लम पहले कभी नहीं थी। जी। तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए इसके लिए क्या उपाय करें आयुर्वेदिक। जी, बेसिकली इनका जो मैं समझा, तो जो सुरेश जी का सवाल है वो सरदर्द से रिलेटेड है, और ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ी बहुत भी हवा मुझे लग जाती है, खासकर जो ठंडी हवा है वो। तो इसमें 2-3 चीज़ों को तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या आपको कहीं पे कोई क्रोनिक साइनोसाइटिस की जिसकी आप बात करें वो वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपका ब्लड प्रेशर जी उस तरीके की तो आपको प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले तो आपको सुरेश जी क्या करना है कि सर्दी के अंदर जो बहुत ज़्यादा ठंड का, जैसे आजकल बहुत सुबह अगर देखें तो टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो वो एक्सपोजर से आप बचें। लेकिन फिर भी अगर निकलना पड़े तो पूरी तरीके से कपड़े आपके होने चाहिए, यानी कि सर के अंदर ऊपर भी कोई ऊनी जैसे कैप वगैरह, टोपी वगैरह का उपयोग कर सकते हैं, मफलर वगैरह का उपयोग कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की आप जैकेट को आप पहन सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि सरदर्द केवल, जैसे मैंने कहा ना, कोई भी बीमारी के अंदर वो खान पान से भी संबंधित होता है, तो कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि आप ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके, और गोंद आता है एक, उस गोंद के भी अगर आप लड्डू बना करके और ड्राई फ्रूट्स बना करके सुबह के नाश्ते के अंदर दूध के साथ अगर उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह जैसी प्रॉब्लम है तो उसके अंदर आप चीनी वगैरह की मात्रा को कम रखें, तो उसको भी आप ले सकते हैं। एक चीज़ जरूर आप को एक सावधानी और बरतने की ज़रूरत है, ब्लड प्रेशर आप नियमित रूप से चेक करवाएं, क्योंकि अगर कई बार होता है कि ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठंड अगर लगी तो हमारी जो रक्त की वाहिकाएं हैं
ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। खून भी गाढ़ा होता है इस सर्दियों के अंदर विशेष रूप से। तो इन सब चीज़ों को एक प्रोफाइल आपको निकलवाना चाहिए, और ये जो प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं उनके साथ अगर लेते हैं तो आपको सर दर्द के अंदर निश्चित रूप से आराम होगा। एक जो मैंने बताया था आपको नजला के अंदर, जी, ये जो प्रतिमर्श नस से, यानी कि तिल के तेल की एक एक बूंद अगर आप रोज अपने नाक में डालते हैं नहाने के बाद, तो केवल सर दर्द में नहीं, आपकी नेत्र की ज्योति यानी कि जो आई का विजन है ना, उसके अंदर भी, आपके बालों के अंदर भी, और आपके चेहरे के अंदर भी, जिसको बोलते हैं ना ग्लो बोलते हैं आजकल, उस ग्लो के अंदर भी काफ़ी फायदा होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप उपयोग में ले सकते हैं। सोने से पहले एक काम सुरेश जी और करें आप, सोने से पहले गुनगुने पानी से घुटने तक अपने पैर को धोएं जी, और एक टॉवल से तौलिए से साफ करें। उसके बाद जो दोनों पंजे हैं पैर के नीचे, तलवे जिसको बोलते हैं, उनके ऊपर 5 मिनट तक तिल के तेल की मालिश करें। आपको इस समस्या से काफ़ी हद तक आराम हो जाएगा। बिल्कुल। सुरेश जी, आपको अपने प्रश्न का समाधान मिल गया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम आप ही की बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने तेल और ग्लो की बात करी, तो आयुर्वेद में मालिश का बड़ा ही उपयोग बताया, और सर्दियों में विशेष रूप से राय दी जाती है। तो मालिश किस तेल से कितनी बार और किस तरह करनी चाहिए? ये भी जैसे कई बार होता है ना, कई बार सोसाइटी के अंदर कई मिथ भी होते हैं। एक तो मैं ये चीज़ मानता हूँ कि सभी चीज़ें सबके लिए उपयोगी नहीं है जी, और इसको आयुर्वेद सबसे ज़्यादा इसकी एडवोकेसी करता है। बिल्कुल। वो ये मानता है कि जितनी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन वो सबके लिए सभी तरीके से, तो उसका निर्धारण कैसे करते हैं? प्रकृति के हिसाब से करते हैं। बिल्कुल। कि आपकी वातिक प्रकृति है, पैतिक प्रकृति है, या कफज प्रकृति है, उसके हिसाब से आपको निर्धारण करना पड़ेगा। आपका सवाल था कि कौन से तेल की और कितने समय तक मालिश करनी चाहिए। इसका जैसे अगर सबसे पहले तो कि इस सीजन के अंदर ज़रूरत क्यों? बिल्कुल। तो जैसे मैंने बताया ना कि ये सीजन कई बार हमें डिहाइड्रेट भी करता है। सर्दी के मौसम के अंदर हम पानी नहीं पीते, तो हमारी स्किन के अंदर डिहाइड्रेशन होता है जी। और डिहाइड्रेशन से हमारी त्वचा जो है ना वो रूखी हो जाती है। बिल्कुल। मालिश के लिए जो जैसे अभी तो मैंने बताया तिल का तेल है, वो सबसे उससे अच्छा कोई तेल नहीं है। अच्छा, एक साधारण आदमी तिल के तेल से मालिश कर सकता है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। तिल का तेल नहीं है तो उसके बाद सरसों का तेल जी। इसके अंदर मैं सबसे। बीच में आपको रोकना चाहूँगा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न ले लेते जी हैं। जी। हेलो, हाँ जी सर, आपका नाम बताएं, किस शहर से बोल रहे हैं, जगह का नाम बताएं। हाँ जी, मैं श्रीमाधुर क्षेत्र से सीकर जिले से बोल रहा हूँ। आपका क्या नाम है? महेंद्र कुमार सैनी। जी, बताइए। सर, मेरे वाइफ के पैर में मतलब ये चोट आ गई, मतलब खेत में बैठी हुई थी, बरसात आई, अचानक उठ के बग रही थी। जी, तो ये पैर में ये गोडी के ऊपर से कोई नस ऊपर पलटी खा गई, क्या हुई है? तो इसमें एक्सरा वगैरह भी कराया तो उसमें कुछ नहीं है। नहीं, उस पैर में जो नस में है कोई फफोले दाने हो रहे हैं या कोई दर्द है? नहीं, जहाँ तक ये जो मैं गोडी समझा के हूँ ऊपर है ना, गोडी के ऊपर दर्द आता है। महेंद्र जी, जहाँ तक आप बता रहे हैं और मैं जितना समझा हूँ वो ये है कि उनको एक इंस्टेंट मूवमेंट हुआ और उसके बाद जैसे गांव में कई बार बोलते हैं पैर के नस पे नस चढ़ जाना और इस तरीके का, और उनको अभी दिक्कत दर्द की हो रही है जी। और ये कह रहे हैं कि एक्सरे करवाए, एक्सरे के अंदर कोई चीज़ नहीं आई। तो देखिए, जैसे अगर घुटने को ही देखें अगर हम, तो घुटना केवल हड्डियों से नहीं बना हुआ है। घुटने के साथ लिगामेंट्स भी होते हैं, टेंडन्स भी होते हैं, कार्टिलेज भी होती है जी, और इनको हम सॉफ्ट टिश्यू बोलते हैं। सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी एक्सरे के अंदर नहीं आएगी। एक्सरे के अंदर आएगी अगर आपको हड्डी से संबंधित यानी कि कोई बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है तो वो आएगी। तो केवल एक तो सबसे पहले करें कि आप एमआरआई या सिटी स्कैन, जो भी कंसल्टेंट हो उसकी सलाह लेकर के उसके साथ जाएं, क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है। तो सबसे बड़ा आसान और उसका एक तरीका होता है कि उसके अंदर आप मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करें, यानी कि अपने उस अंग को आराम दें। और गर्म पट्टी करके मिलती है, मैंने अभी बताया था कि जैसे आप तेल को बताया था अजवाइन के अंदर, उस तेल को काम में ले सकते हैं। साथ ही आप मेथी को गर्म करके, मेथी को गर्म पानी में भिगोएं और उसके बाद जब फूल जाए तो कूट करके फिर गर्म करके अगर उसको भी बांधते हैं तो भी इसके अंदर काफ़ी अच्छे से लाभ होता है। अजवाइन को और ये जो आपका नमक होता है, जो डली वाला नमक होता है ना, साबुत नमक जो होता है, उसको गर्म करके एक पोटली बना करके भी उसका अगर हम सेक करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे से फ़ायदा होता है। खाने के लिए जैसे मैंने बताया था कि वैसे तो अजवाइन, मेथी, ये सारी चीज़ें जो घर में उपलब्ध है, वैसे तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक प्रिस्क्रिप्शन आएगा जो आइडियल प्रिस्क्रिप्शन होगा, लेकिन घर के अंदर इन चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं। और सैजने से अच्छा इसके अंदर होगा नहीं। सैजने की फली है, सैजने के फूल हैं, और दोनों अगर अवेलेबल नहीं है तो सैजने की पत्तियों का भी आप काढ़ा बना करके उसके अंदर आप ले सकते हैं।
डॉक्टर साहब, अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, अपनी बातचीत को हमें यहीं विराम देना होगा। आप आए, इतनी अच्छी उपयोगी जानकारी दी और काफ़ी दर्शकों ने इस चीज़ का उपयोग करेंगे और लाभ लिया होगा। एक चीज़ मैं आपके दर्शकों को, अगर आपका समय इसके अनुमति देता है, तो एक चीज़ मैं बोलने वाला हूँ कि एक चीज़ जरूर ध्यान में रखिए, 6 इंच की जीभ के लिए 6 फीट के शरीर को नुकसान नहीं करना। आपको ऋतु के अनुसार खाना है, अपने शरीर के अनुसार खाना है, और जो एक डेली रूटीन आयुर्वेद के अनुसार बताई है उसका पालन करना है। उसका अगर आप पालन करते हैं तो आपके कोई भी दर्शकों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो बीमारी नहीं पड़ेंगे। नहीं, आप आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।